शायद मैंने आपकी बातें मिसअंडरस्टैंड की हैं कि हम सबको सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहाँ आप सार्थक काम कर सको। ये मत करना कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ गड़बड़ चल रहा है और आप उसमें साथ दे रहे हो। रावण का तोपची बनने से अच्छा है राम की गिलहरी बन जाना। जो सत्य के साथ नहीं है उसकी सेवा नहीं करनी है। जो बाबा जी आजकल बहुत ऐसे काम करते हैं कि या तो कोई वो चिकित्सालय बनाएंगे जहाँ मुफ्त इलाज होगा, तो क्या वहाँ पे भी हम ना जा कर के इलाज कराएं? देखो बेटा, बहुत साधारण सा सिद्धांत है संसार का, व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। नमस्ते आचार्य जी। आपने बताया कि जैसे आपने अपनी जॉब में सिंहासन को नमन नहीं किया एंड यू लेफ्ट द जॉब, तो अभी मेरे मन में द्वंद्व आ रहा है। मैं स्कूल में हूँ और जिस तरीके से मैं संसार से फिर इस तरीके से जुड़ी हुई, अपने अंदर मैंने बदलाव देखा बच्चों के प्रति भी, और प्रेम भाव पैदा हुआ। तो मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि मैनेजमेंट की अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नाच गाना ये सब, वो एक जगह मैं होते हुए देखती हूँ और दूसरी जगह मैं बच्चों के पास जा रही हूँ कबीर साहब को लेके, या उनको अवगत कराती हूँ रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ शायद वो करुणा कर्तव्य है, तभी मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चेकलिस्ट भी बनाई ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई मेरी कामना तो नहीं है जिसकी वजह से मैं टिकी हुई हूँ। और दूसरा प्रश्न है ये कि शायद मैंने आपकी बातें मिसअंडरस्टैंड की हैं कि हम सबको सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे सत्य को छोड़ के दूसरी जगहों को नमन किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही जगह पर हूँ कि नहीं। आज सारी बात क्या हुई, सबसे ऊपर क्या है? तो मैंने कहा सत्य एम्प्लॉयड होने को। सेल्फ भी आप पढ़ते हो अंग्रेजी में, छोटा सेल्फ बड़ा सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉयड माने सत्य एम्प्लॉयड भी हो सकता है और अहम एम्प्लॉयड भी हो सकता है। उसमें बात ये नहीं होती कि आपके पे चेक पर आपका साइन है या किसी और का साइन है। बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि उस काम के माध्यम से सेवा किसकी हो रही है, किसकी सेवा हो रही है, ये देखना होता है। बिल्कुल हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, अपनी दुकान चलाते हो, कुछ भी करते हो, बड़ा व्यापार कर लिया है, आईपीओ ला रहे हो और आगे चले गए, वो हो गए यूनिकॉर्न। तो भी उससे क्या साबित होता है? उससे क्या होता है? हमारा रियूनियन हुआ तो उसमें कैंपस में बाकी जो सब धूम मची तो मची, फैंटेसी कार्स की परेड भी निकली। क्योंकि मेरा बैच इस मामले में थोड़ा ज़्यादा लकी है। 5-7 यूनिकॉर्न्स हैं मेरे बैच से। कईयों ने तो अपनी, किसी ने बेंटली, किसी ने वो रॉल्स रॉयस पिक करवा करवा के मंगाई, एयर ड्रॉप करवाई कैंपस में। अच्छा लगता है, आप दोस्तों से मिल रहे हैं 25 साल बाद, तो दिखना भी चाहिए कि तो पूरे वहाँ पे काफिले निकल रहे हैं। ये सब हुआ। उसके बाद मैं बेंगलोर गया, अभी गया था, तो वहाँ पर ऑडियंस में से किसी ने कहा कि, क्या बोला था, हाँ, कि मैं आपके एक बैचमेट की मदर हूँ और मुझे शिकायत ये है कि मेरे बेटे को जुए की लत लग गई है और दूसरों को भी जुआ खेलना सिखा रहा है। मुझे पता नहीं कौन है, मैं क्या जानूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो गड़बड़ बात है और अलग से बात करेंगे क्योंकि मामला थोड़ा व्यक्तिगत है। मेरा ही बैचमेट है, जुआ खेल रहा, औरों को जुआ खेलना सिखा रहा है, और उसके आसपास 1-2 लोग और बैठे हैं मेरे बैच के, मैं उनको देख रहा हूँ, वो हंस रहे हैं। समझ में ना आए हंस के हो रहे हैं, मैं तो मंच पे था। बाद में बताया कि ये एक यूनिकॉर्न वाले की मदर हैं, वही जो वहाँ पर परेड चल रही थी कैंपस में।
उसने बेटिंग ऐप बनाई है बहुत बड़ी, जिसका $1 बिलियन में वैल्यूएशन है। तो इनको नहीं समझ में आता, इनको तो ये, वो तो अपनी दृष्टि से देख रही हैं और बिल्कुल ठीक देख रही हैं। वो बोल रही खुद भी जुआ खेलता है, दूसरों को भी खिलवाता है, तो क्या निकल गया ये आईआईटी से पढ़ के? सेल्फ एम्प्लॉयड होना कोई अपने आप में ज़रूरी है कि अच्छी बात हो? ज़रूरी है? इतनी बार तो मैंने बोला है कि मुझे अगर मेरे जैसा कोई मिल गया होता, मैं तो लग जाता उसकी सेवा में। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी फिर कि मैं खुद ये काम करूं और दिन रात के पचड़े में फंसूं? तो ये कोई क्राइटेरिया, मानक नहीं होता है कि आप ओनर हैं या ओनर कोई और है। क्राइटेरिया ये होता है कि वो ओनर है कि नहीं है। मेरा ओनर होना जरूरी नहीं है, उसका ओनर होना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसी जगहें बहुत कम हैं जहां आप सार्थक काम कर सको। चूंकि ऐसी जगहें कम है तो मैं बोलता हूं कोई और नहीं मिल रहा तो खुद ही शुरू कर लो, एकला चलो रे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा काम है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन दूं। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो तो, ज़्यादातर नहीं, सारी की सारी जो नौकरी करते हैं वो लालची होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो महालालची होते हैं। यही तो है कि भाई छोटी तनख्वाह से मज़ा नहीं आ रहा और पैसे चाहिए, तो अपना काम करेंगे। अपना काम माने क्या होता है? जिस दिन तुम शुरू करते हो उसी दिन तुमने प्लान में लिख रखा होता है एग्जिट। एग्जिट किस दिन करूंगा ये तुम्हें पहले दिन से पता होता है, क्योंकि आजकल कोई बिना फंडिंग के तो शुरू करता नहीं। और जो फंडिंग करता है माने पैसे लगाता है, वो तुम्हारे ऊपर पूरा दबाव बना के रखता है कि एग्जिट किस दिन होगी, क्योंकि बिना एग्जिट के उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा ना। तो अपना काम कैसे हो गया अगर पहले ही एग्जिट की तैयारी है? अगर मेरा काम होता तो पहले ही दिन से एग्जिट की तैयारी कैसे होती? एग्जिट समझते हो ना, कि ये काम मैं किसी को बेच दूंगा। किसी एक को भी बेच सकते हो या पब्लिक को बेच सकते हो आईपीओ वगैरह से, पर किसी को बेच दूंगा, एग्जिट तो करूंगा। अपना काम कहां है वो फिर? अपना काम माने क्या, मेरा कौन है, ये स्पष्ट होना चाहिए ना। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में भी सवाल आ गया, मैं कौन, मेरा कौन। उसका काम करना है। उसका काम करने के लिए अगर खुद कुछ शुरू करना पड़े तो कर लो। उसका काम करने के लिए कहीं और जाके किसी के साथ कुछ करना पड़े तो वो भी कर लो। राम बन सकते हो तो राम बन जाओ, राम नहीं बन सकते तो राम की गिलहरी बन जाओ। हम्म। हाँ, ये मत करना कि जहां काम कर रहे हो वहां गड़बड़ चल रहा है और आप उसमें साथ दे रहे हो। हम्म। रावण का तोपची बनने से अच्छा है राम की गिलहरी बन जाना। प्रणाम आचार्य जी। आज ये बिल्कुल समझ आया कि जो सत्य के साथ नहीं है उसकी सेवा नहीं करनी है। ये चर्चा जब हम करते हैं किसी से तो एक तर्क बहुत मिलता है कि अगर उसकी सेवा नहीं कर रहे हो तो उससे सेवा लो भी मत। जैसे उदाहरण के लिए कई ऐसे नेता हैं जिनके कॉलेजेस हैं, विद्यालय हैं और हॉस्पिटल्स हैं, तो अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो क्या हम वहाँ पढ़ाई भी ना करें या वहाँ से चिकित्सा सेवा भी ना लें? और आजकल तो बाबा जी भी ऐसे बहुत आ गए हैं जो कुछ आश्रम चला रहे हैं, कुछ नहीं, नेताजी ने वो कॉलेज किस लिए शुरू करा है? दान दक्षिणा के लिए। सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो तो एजुकेशन सेक्टर में ही बनता है। ये इतने प्राइवेट कॉलेज किस लिए खुले हुए हैं? दान करने के लिए। बहुत पैसा बनता है इनमें। तो तुम उनसे सेवा ले कहाँ रहे हो? सेवा कहाँ ले रहे हो? पैसा दे रहे हो उनको। ये क्या तर्क है? आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो जो किसी पॉलिटिशियन ने फंड कर रखा है, तो आप क्या वहाँ सेवा ले रहे हो? बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हो जितनी वहाँ देनी भी नहीं चाहिए।
तो ये क्या तर्क है कि उनसे सेवा लो मत? आप सेवा दे कहाँ, आप ले नहीं रहे हो, सेवा दे रहे हो आप तो। ये जो उल्टे पुल्टे कॉलेज खुले पड़े हैं सब, ग्रेटर नोएडा में ही देखो इंजीनियरिंग के इतने कॉलेज हैं, इसमें जाके तुम इतने इतने लाख दे आते हो, वो इस लायक है कि उनको इतनी फीस दो? और ज़्यादातर के साथ पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है कि उनसे सेवा लो भी मत? कहाँ ले रहे हो सेवा, ले कहाँ रहे हो? कईयों ने अस्पताल भी खोले हुए हैं, तो अस्पताल में क्या मुफ्त में इलाज हो रहा है? सेवा थोड़ी कर रहे हो तुम्हारी भाई। जी, ये बात तो आपकी ठीक है कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसका एक और मैं अभी शुरू कर रहा था, जो बाबा जी आजकल बहुत ऐसे काम करते हैं कि या तो कोई वो आश्रम बनाएंगे या कोई चिकित्सालय बनाएंगे जहाँ मुफ्त इलाज होगा, या कोई विद्यालय गुरुकुल बनाएंगे जहाँ मुफ्त पढ़ाई होगी। तो क्या वहाँ पे भी हम ना जा कर के इलाज कराएं? देखो बेटा, बहुत साधारण सा सिद्धांत है संसार का, व्हेन द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। बाबा जी तुम्हें कुछ मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, तुम वहाँ जाते हो, बाबा जी से मुफ्त में पाते हो, और फिर बाबा जी की चरण वंदना करते हो, वहाँ पर तुम्हें कुछ मुफ्त में नहीं मिल रहा है। हालांकि वहाँ जाना मत करो, बाबा जी का अस्पताल है, पता नहीं वहाँ क्या तुमको खिला पिला दें। जाना वहाँ नहीं चाहिए, पर दूसरे कारण से। बाबा जी कोई विज्ञान में तो विश्वास रखते नहीं हैं कि कटिंग एज मेडिकल रिसर्च का कोई वो इंस्टीट्यूशन खोल शुरू करेंगे। वो जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें भस्म भभूत राख पता नहीं क्या खिला दें चिकित्सा के नाम पर, तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो तुम्हें जो भी कुछ खिला रहे हो मुफ्त नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है ना कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम लुट कहाँ रहे हो। जैसे जिंदगी भर तुम पर लोगों ने एहसान जताया है, तुम किसी का भी एहसान बहुत जल्दी मान लेते हो। जो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा वो तुम्हें सफलतापूर्वक जता जाता है कि तुम्हें बहुत कुछ दे रहा है, और जो सचमुच तुम्हें कुछ दे रहा होता है वहां तुम देख ही नहीं पाते कि वहां मुझे क्या मिल रहा है। तन मन जो तो को दियो तासे नेहु नकीन। जिससे सब कुछ मिल रहा होता है वहां नहीं दिखाई पड़ता कि सचमुच तो यहां मुझ उपकार हो रहा है, वो नहीं दिखाई पड़ता। जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां पे एहसान मान लेते हो। क्यों मान रहे हो भाई एहसान? तुम्हें क्या मिल रहा है वहां पर? तुम्हें क्या मिल रहा है? यू आर द प्रोडक्ट। तुम ना हो तो क्या बताएंगे कि तुम हो किस लिए? कोई पूछेगा कि क्या करते हो तो क्या बताएंगे? देख, यही तो बताएंगे, देखो ये है, ये गौशाला खोली है, उसमें गायें हैं, और ये बैलशाला खोली है, इसमें बैल बुद्धि वाले इंसान आते हैं और बाहर जाके मेरा यशोगान गाते हैं। 300 400 500 हो गया। या भंडारा चला दिया है तो लोग आकर के खा पी लेते हैं। इतनी जल्दी उपकार मत मान लिया करो किसी का। व्यापार में तो ये बहुत पुरानी नीति होती है ना। इसको मैनेजमेंट जब पढ़ाया जाता है तो इसको बोलते हैं लॉस लीडर कॉन्सेप्ट। लॉस लीडर, जैसे मैकडोनल्ड्स का आलू टिक्की बर्गर 20 रुपए 20 रुपए, अब पता नहीं कितने, अब कितने का आता है पता नहीं, जितने का भी है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय 20 रुपए का आता था, और बाकी बर्गर हैं वो 100-80 रुपए से शुरू होते थे। तो ये लॉस लीडर कहलाते हैं। तुम वो खाने के लिए घुसोगे और भी कुछ खा लोगे। 20 रुपए दिखा के कहा जाएगा अंदर तो आओ, और फिर अंदर जाओगे तो कोक भी तो पियोगे और भी चीजें लोगे, और वो इतना सा होगा तो उससे पेट तो भरेगा नहीं। और खाना शुरू कर दो, लगा चले यार निकालो 100 का पत्ता कुछ दूसरी चीज। अविद्या इसलिए जरूरी है ताकि पता हो कि ये खेल चलता कैसे है। जहां कहीं तुमसे कुछ नहीं लिया जा रहा वहां समझ लो बहुत ज्यादा लिया जा रहा होगा। वो बाबा जी तो गीता मुफ्त पढ़ाते हैं, आचार्य जी ने क्यों कहा है कि कम से कम 3 रुपए का तो अनुदान कर दो, 300 रुपए का क्यों बोला है? क्योंकि तुमसे 300 ही देने को कहा जा रहा है।
तुम्हें पता भी नहीं बाबा जी के यहां तुम लाखों दे आ रहे हो मुफ्त के चक्कर में। यहां बात सीधी है, संस्था चलती है तुम्हारे ही लिए चलती है, तुम्हारा ही पैसा लौटकर तुम तक ही जाता है। एकदम ही गरीब हो तो भी 300 रुपया तो कर लोगे खर्च। और आप ही लोगों से बात करते करते एक बार बात शुरू होती थी, मैं कहता था अरे कम से कम 1000 तो कर लोगे, फिर फिर 500। कम ही तो होता जा रहा है, पर जितना भी होता जा रहा है उतना बताकर होता जा रहा है। ये है क्योंकि भाई यहां कोई नेता आकर के पोटली नहीं रखने वाला कि चुपचाप नेताजी को वोट दिलवा देना। आचार्य जी आपका प्रभाव हो गया है, कुछ ऐसा कर दो। चुनाव तो लगातार चलते ही रहते हैं कि नेताजी के वोट बढ़ जाएं, और ऐसा तो नहीं है कि आचार्य जी के पास नेताजी आते नहीं होंगे, पर चूंकि वहां से कोई पोटली नहीं लेनी है तो इसीलिए आप लोग ही रुपया दोगे। नहीं तो आपके लिए मुफ्त करा जा सकता है, बोलो कर दें सबके लिए। मुझे कुछ नहीं है, सेठ जी नेताजी दोनों से बड़ी पोटलियां आ जाएंगी, लेकिन फिर गीता के नाम पे मैं कुछ और पढ़ा दूंगा आपको। बोलो चाहिए? और आप जाके मेरा गुणगान भी करोगे कि आचार्य जी तो मुफ्त गीता पढ़ा रहे हैं। मुफ्त कुछ नहीं होता। जहां कुछ मुफ्त दिया जा रहा हो बिल्कुल सतर्क हो जाओ कि बहुत बड़ी धांधली हो रही है। कोई उपकार नहीं कर रहा। हाँ, यहां पर जो खर्चा है वो सामने बता दिया जाता है कि है। आ रही बात? एक और तो कहते हो कि निष्काम कर्म बड़ी मुश्किल बात है, दुनिया में सब सकामी होते हैं, कहते हो ना, खुद ही कहते हो। खुद को भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, किसी के लिए निष्काम कुछ भी कर देना पड़ता है ना आपको मुश्किल। और दूसरी ओर दूसरों का एहसान भी जल्दी मान लेते हो, उसने तो मेरे पर बड़ा उपकार किया। जब निष्काम कर्म इतना मुश्किल है तो उसने तुम पर उपकार कैसे किया होगा? जरूर उसके काम में उसकी कामना है, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। बताओ क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी कामनाएं आज तक दिखाई नहीं दी। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है। जब आत्मज्ञान जरूरी होता है ना तो आदमी अपनी कामनाएं पकड़ लेता है। जब अपनी पकड़ लेता है दूसरों की भी दिखाई देती हैं। जब दूसरों की दिखाई देती है कि उसकी तो कामना है तो आदमी उसका एहसान मानना बंद कर देता है, कहता है एहसान एहसान कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हो, मुझको मोहरा बना करके एहसान मत जताओ। आ रही है बात समझ में? वैसे हमारे पास ना और भी पर्याप्त कारण है ये अनुदान लगातार घटाने के। ये थोड़ी सी उससे अलग बात है। हमारे पास अब प्रत्यक्ष प्रमाण आ रहे हैं कि भारत गरीब होता जा रहा है। भारत गरीब होता जा रहा है तो लोगों से अनुदान मांगना तो और कम करना पड़ेगा ना। कैसे पता गरीब होता जा रहा है? हम पहले कहा करते थे कि कम से कम आप 5000 का अनुदान करिए। जब एकदम शुरुआत हुई थी तो लोग 5000 करते थे। फिर हमने कहा 3000। जैसे ही हमने 3000 कहा लोग गरीब हो गए। जो 5000 करते थे उन्होंने 3000 करना शुरू कर दिया, गरीब हो गए बेचारे। फिर हमने कहा 1000 तो बेचारे और गरीब हो गए। भारत गरीब होता जा रहा है। जैसे ही हमने 1000 करा तो 5000 वाले भी 1000 पर आ गए। अब बेचारे 5000 वाले 300 पे आ गए हैं। सोचो भारत की दुर्दशा। आम जनता कितनी गरीब होती जा रही है। और 300 पे ही नहीं आ गए, उन्हें यह भी पता चल गया है कि संस्था को चिट्ठी लिखो, मेल लिखो, आवेदन करो तो फ्री में हो जाता है। तो हम तो उनकी पीछे की कुंडली देखते हैं अच्छा 20,000 ऋषिकेश में आया था और करते करते अब 300 पे आया है। उसके बाद चिट्ठी लिख रहा है कि मेरे पास 300 भी नहीं है, मुफ्त में कर दो। हम कर भी देते हैं। अब गरीब होता जा रहा है देश तो बेचारों की मदद तो करनी पड़ेगी ना। कोई भीख ही मांगे तो उसकी गरिमा भले ना हो, अपनी तो रखनी पड़ेगी ना। पर बाबा जी महान है। लूटो आचार्य जी को, महान बाबा जी हैं। न जाने कितनों के दिमाग में तो आइडिया कौंध गया होगा। 300 चल रहा है क्या रेट? ये तो पता ही नहीं था कि 300 हो गया है। तुरंत अभी फोन मिलाएंगे काउंसलर को, कहेंगे मेरी छठी दादी भी मर गई। कम कर दो।
आपका गणित बहुत उल्टा चलता है। न जाने कहाँ सर झुकाते हो, न जाने किसका एहसान मानाते हो। साधो ये जग बौराना। हम्म। बौरे ही हो। हम्म। शिकायत में नहीं कह रहा, प्यार में कह रहा हूं। क्यूट बौरे हो, पर हो तो बौरे ही। बहुत पागल हो। एहसान या तो उसका या उसके बंदे का। बाकी दुनिया को तो चढ़ने आए तो आंख दिखाओ, और उठने आए तो हाथ बढ़ाओ। ये जो जगत है ना, इसके साथ यही दो रिश्ते ठीक हैं। आके तुम पे चढ़े तो हड़का के भगा दो। हाँ, तुम्हारे सामने विनम्र होके कहे कि सहारा दो, तो करुणा के नाते हाथ बढ़ा दो।